मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने राजनीति जगत में अपनी एक अलग ही पहचान और मुकाम हासिल किया है। जी हां, आज हमारे बीच मौजूद हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी फांसीवादी और सामंतवादी सोच की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को नहीं बुला सकते, क्योंकि वो आदिवासी महिला हैं, अछूत समाज से आती हैं, इसलिए उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाया जा सकता। तो फिर राम मंदिर में के उद्घाटन में पिछड़े और दलित नेताओं को बुलाने का औचित्य और प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ तो धर्म का मामला है और धर्म और जो भारतीय जो हिंदुज़्म है, जिसको आरएसएस फॉलो करती है, उस परंपरा में तो बैकवर्ड और दलित द्वयम दर्जे का नागरिक है। तो उन्हें शुभ काम में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में बुलाने का तो कोई औचित्य नहीं पैदा होता। और ये पूरा इवेंट जो राम मंदिर भगवान राम के उद्घाटन का जो कार्यक्रम है, चलो ये धार्मिक होता तो भी 1 मिनट के लिए सोचा जा सकता था। ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये चुनावी कार्यक्रम है और इस चुनावी कार्यक्रम में तो वही जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से अपने बूथ अध्यक्षों को बुला रही है। एक एक बूथ अध्यक्ष को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है और एक एक बूथ अध्यक्ष को वे चीजें दी जा रही हैं जो मंदिर के निर्माण के संबंध में जो संघर्ष रहे हैं, जिन लोगों ने मंदिर निर्माण में खलल पैदा किया या उसमें मदद नहीं किया, जिन विपक्षी दलों ने, उस सबका इतिहास बांटा जा रहा है। तो ये तो बीजेपी अपना 2024 का चुनावी कार्यक्रम कर रही है। तो क्या लगता है, इस कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा आगामी चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुज़्म इन दोनों के प्रति एक परसेप्शन खड़ा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी है तो देश में हिंदू है और हिंदुज़्म है, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प भी नहीं है कि किसी काम को लेकर के जनता के बीच जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तो ये मैनिफेस्टो में रहा है और इसी बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के 280 तक पहुंची है। तो निश्चित रूप से इनका ये चुनावी एजेंडा है और अपने चुनावी एजेंडे के तहत ये राम मंदिर के उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है और उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम बनाया गया है। देखिए, आगामी 2024 का चुनाव है, कुछ ही वक्त रह गया है। आप किस रणनीति के साथ चल रहे हैं, किस एजेंडे के साथ, क्या कुछ तैयारी? देखिए, देश में पिछड़ा और दलित भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद में पूरी तरह से ग्रसित है। हम उसे निकाल करके उसके रोजी रोटी के मसाइल पर, उससे शिक्षा और नौकरी के मसाइल पर, उसके निजी मामलों पर, उसके रोजी रोटी कैसे मिलेगी, उसे शिक्षा सस्ती कैसे मिलेगी, उसे रोजगार कैसे मिलेगा, देश और देश की अर्थव्यवस्था में गरीब कैसे ठीक होगा, मध्यम वर्गीय तबके लगातार वृद्धि कैसे करेंगे, इस विषय पर हम लोग सेमिनार करके, पार्टी मीटिंग करके लोगों को बता रहे हैं और जगा रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद को धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो रिजल्ट चाहती है कि हम राम मंदिर की आड़ में हम लोगों को पुनः अंधवादी और धार्मिक उन्मादता की तरफ ले जा करके वोट गेन कर लेंगे, तो वो सपना भारतीय जनता पार्टी का पूरा होता नहीं दिख रहा है। और विपक्ष जिस तरह से इकट्ठा हो रहा है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी सारे लोगों को जोड़ करके चल रहे हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चैलेंज 2024 में खड़ा होगा।
पूर्वांचल में आपकी एक अच्छी पैठ देखने को मिलती है और लगातार आपके द्वारा यात्राएं भी की जा रही हैं, तो क्या लगता है इससे फायदा मिलेगा आपको आगामी चुनाव में? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री ये कभी नहीं कह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए। वन एजुकेशन और वन नेशन की बात कब करेंगे? सरकार आई थी शिक्षा को सस्ती करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। टेक्निकल एजुकेशन की फीस इतनी महंगी हो गई कि अब गरीब आदमी अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का सपना छोड़ रहा है। किसान की आय दुगनी करने के नाम पर आई थी। किसान इसलिए किसानी कर रहा है कि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आपने किसानी से जुड़े हुए सारे चीज़ों का दाम आपने बढ़ा दिया, खाद, बीज, दवा और यहाँ तक कि ट्रैक्टर पे जीएसटी आपने लगा दिया। जो किसानों से संबंधित यंत्र हैं उन पर भी आपने जीएसटी लगा दिया, जो कभी नहीं था। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जनता में हम लोग अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं और लोग इन सब प्रश्नों को लेकर के खड़े हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। तो जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं कि अगर हमारी विपक्ष की सरकार आती है तो आज जो शिक्षा को उन्होंने महंगा किया, हम शिक्षा को सस्ता करेंगे। सबसे पहला काम ये करेंगे। उसके बाद किसानों से संबंधित जितने भी किसानी से संबंधित यंत्र हैं और किसानों के जितने प्रोडक्ट हैं, हम सबकी समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे और खरीदने की पूरी गारंटी भी लेंगे, ताकि किसान को अपने उत्पाद को लेकर के सशंकित न रहना पड़े। और जब किसान खुशहाल होगा, जब किसान समृद्ध होगा, तभी गांव समृद्ध होगा। रोजगार के मामले में 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर आए थे। ये सरकार तो रोजगार लोगों का छीना है। 3 महीने पहले इसी उत्तर प्रदेश में 6000 होमगार्डों को बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया। आप सार्वजनिक क्षेत्रों में जॉब को लगातार कम कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन को आप मजबूत कर रहे हैं। भारत की जितनी इंडस्ट्रीज है, देश की जितनी अपनी इंडस्ट्रीज थी, सबको पूंजीपतियों के हाथों में औने पौने दाम बेच करके जहां 100 लोग काम करते थे वहां 10 लोगों से वो काम करा रहे हैं। तो रोजगार तो लगातार सरकार कम कर रही है। हम लोग रोजगार और जो शिक्षित युवा हैं उन्हें रोजगार के सृजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संभावना पैदा करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे युवा के हाथ में शिक्षा हो तो काम भी हो। ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो हमेशा से यही दावा किया जाता है कि हम हर एक वर्ग के लिए, हर एक तबके के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए जनता हमें मौका दे रही है। भारतीय जनता पार्टी देश को उस तरफ लेके जा रही है कि धीरे धीरे वो एक तबका ऐसा तैयार कर रही है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो लोग रोटी मिल जाएगी इसी को विकास समझेंगे। एक बड़ी क्रांति को दबाया गया है 5 किलो राशन के द्वारा, तेल और नमक दे करके, किसानों को थोड़ी सी 6000 रुपया दे करके। लेकिन ये चीजें जिस दिन बंद होंगी उस दिन रूट लेवल पे क्या होगा? आप लोगों को हाथों में रोजगार न दे करके आप एक तबके को सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि सरकार है तो आपके पास रोटी है। सरकार इस तरफ काम नहीं कर रही है कि आप स्वयं स्वावलंबी बन जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हमेशा ये सोच रही है कि समाज में 2 वर्ग का निर्माण करना, एक गरीब हो, एक अमीर हो, एक मालिक हो, एक मजदूर हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था को बीजेपी उसी तरफ लेकर के जा रही है। आपने देखा होगा इन 10 सालों में मोदी जी के शासन में मध्यवर्गीय तबका धीरे धीरे इतना कमजोर हो रहा है और खत्म हो रहा है इतनी स्पीड गति से कि 10 साल और बीजेपी रह जाएगी तो मध्यवर्गीय तबका तो बचेगा ही नहीं इस देश में, न स्मॉल इंडस्ट्रीज बचेंगी। इनकी भारतीय जो बेचारे कारगर थे, कामगार थे, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज लगा करके तमाम सारे लोगों को रोजगार दे रहे थे। इनकी अगर आप उद्योग नीति देखेंगी कि जो बड़ा उद्योगपति है अगर वो बड़ा उद्योग लगा रहा है
तो उसे 15 साल तक फ्री में बिजली मिलेगा, फ्री में पानी मिलेगी और फ्री में औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन मिलेगी। और वहीं एक स्मॉल इंडस्ट्रीज कोई लगाने का प्रयास कर रहा है तो सर्किल रेट पर उसको जमीन मिलेगी और उसको बिजली मिलेगी कमर्शियल, और कमर्शियल रेट उससे वसूला जाएगा। जिस दिन से फैक्ट्री का अप्रूवल हो गया उसी दिन से उसकी बिजली बिल चालू हो जाएगी, पानी बिल चालू हो जाएगी। आप बड़े लोगों को सारी सुविधाएं दे रहे हो और छोटे मझोले उद्योगपति जो अपने छोटे मोटे उद्योग लगा करके अपने देश की आय को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाह रहे हैं, उन्हें आप मार दे रहे हो। तो इससे तो साफ जाहिर है। और भारतीय जनता पार्टी इन 10 सालों में स्मॉल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। अब या तो बड़ी फैक्ट्री है या तो कंज्यूमर है। बीच के सारे उद्योगपति धीरे धीरे ये खत्म कर रहे हैं और अपने उद्योगपतियों को इतना मजबूत कर दिए हैं कि जो व्यक्ति बैंक का कर्जा नहीं दे पा रहा था वही व्यक्ति बैंक को खरीद रहा है। तो देश कहां जा रहा है? देश पूरी तरह से फांसीवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में उलझ गया है, फंस गया है, उसकी आगोश में जाके समा गया है। और जब फांसीवाद पूंजीवाद बढ़ेगा तो धीरे धीरे 10 सालों में गरीबी और तंगहाली और भुखमरी इतनी बढ़ेगी कि लोग रोटी को ही मिल जाए उसी को विकास समझने लगेंगे। एक बड़ा तबका ऐसा तैयार हो जाएगा और बीजेपी उसी तरफ ले जा रही है। आरएसएस और बीजेपी की ये सोच रही है कि मध्यवर्गीय तबके को खत्म करके मजदूर और मालिक वाली व्यवस्था लागू करना इस देश में, और उस तरफ बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन इस बात को अब लोग समझने लगे, इस बात को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जानने लगे हैं। जो भी प्रगतिशील सोच का व्यक्ति है, जो भी भारत के प्रति अच्छी सोच रखने वाले प्रति हैं, जो चाहते हैं कि देश हमारा बढ़े, समाज बढ़े और सामाजिक व्यवस्था मजबूत हो, वो सब लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इस मोदी जी का राज खत्म हो, ताकि देश फिर अपने स्ट्रक्चर को, अपने जो देश का अपनी जो परंपरा रही है सबको साथ लेकर के चलने की, वो व्यवस्था कायम हो। जी संजय जी, आप इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें और कहां से ये लड़ेंगे चुनाव, कितनी सीटें मांग रहे हैं? देखिए, हमारा गठबंधन अखिलेश जी से है और हम 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही 2017 के विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ और 2017 के लास्ट से हम अखिलेश जी के साथ हो गए और 2018 के फरवरी में हमने अपनी पहली रैली अखिलेश जी के साथ बनारस में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रैली करा करके हमने इनके साथ अपना संघर्ष शुरू किया। 2019 में भी हम उनके साथ रहे और उनके साथ गठबंधन में रहे। हम चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़े, 10,000 वोट से मुझे ज़बरदस्ती हरा दिया गया। 2022 में भी उनके साथ रहे और आने वाले समय में 2024 में भी हम उनके साथ हैं। और हम अगली बार चंदौली से लड़े थे, लेकिन इस बार हमारे पार्टी और हमारे पदाधिकारियों का ये कहना है और हम अपना भी सोच है कि हम घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और हमने अपनी मुकम्मल तैयारी घोसी लोकसभा चुनाव से शुरू कर दी है। और मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि जैसे 2019 में अखिलेश यादव जी ने मुझे चंदौली में लोकसभा का चुनाव हर स्तर से हमारे साथ खड़ा होकर के चुनाव लड़ाया था, घोसी से भी वो चुनाव लड़ाएंगे और मैं उनका सबसे मजबूत साथी और हमेशा उनके साथ खड़ा रहने वाला रहा हूँ हर परिस्थिति में। जब 2017 में उनकी सरकार गई थी, अगर हमें सांसद विधायक बनने की जल्दबाजी रही होती तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए होते। हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हुए क्योंकि हम विचारों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि आरएसएस की सोच में, बीजेपी की सोच में न तो जनवाद है, न समाजवाद है, न गरीब है, न पिछड़ा है, न दलित है। वहाँ सिर्फ फांसीवाद और पूंजीवाद है, वहाँ सिर्फ सामंतवाद है। इसलिए वैचारिक रूप से हम अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन में तमाम दल हैं जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है, तो अखिलेश यादव की भूमिका को कैसे देखते हो? क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर सामंजस्य बनेगी? अखिलेश यादव जी बहुत प्रैक्टिकल लीडर हैं और यूपी में मैं नहीं समझता कि कहीं कोई से दिक्कत और परेशानी आएगी। और जो भी गठबंधन के दल हैं सब लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। तो यूपी को लेकर क्या कुछ खास तैयारी है? अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, क्या कुछ रणनीति बनाकर चल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और
समाजवादी पार्टी में 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुत लंबे वोटों के प्रतिशत का अंतर नहीं है। और तब इस देश का प्रदेश का कुछ तबका था जो भारतीय जनता पार्टी के पैसे और पूंजी के प्रभाव में आकर के वोट कर दिया। और तब योगी जी के चेहरे को भी सही ढंग से नहीं समझ पाया था। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के चेहरे को पूरी तरह से प्रदेश के लोग अब समझ गए हैं और इतना वोट प्रतिशत जो गैपिंग है उससे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और गठबंधन, ये महागठबंधन उसको पूरा कर लेगा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी शिकस्त होगी और यही से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली जाने का जो रथ है वो रुक जाएगा। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं और ओपी राजभर का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे और ओपी राजभर की भूमिका को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसा फिनोमेना है कि उनके एक पॉकेट में मुख्तार हैं, दूसरे पॉकेट में ब्रजेश सिंह हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि योगी जी ने अब मुख्तार अंसारी से समझौता कर लिया है और आने वाले 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी और योगी के चेहरे पर कम भरोसा है। इन लोग जो ब्रजेश सिंह हैं, मुख्तार अंसारी हैं, इन लोगों की ताकत पर ज़्यादा भरोसा है और इन लोगों का सहयोग और साथ लेकर के ही वो 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में कुछ करने की स्थिति में होगी, यह मान लिया जाएगा। और यदि योगी जी जिस चेहरे और जिस फेस को बना रखे हैं अगर उसको कायम रखना चाहते हो तो ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, आगामी लोकसभा चुनाव में मायावती की भूमिका को कैसे देख रहे हैं? बीएसपी को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और बहन जी की जो पार्टी है, कांसीराम के विचारों और सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं बची है। अगर कांसीराम साहब के विचार और परिवर्तन और बहुजन हितों के ध्यान में रख करके अगर बहुजन समाज पार्टी काम करती और करेगी, अगर ऐसी सोच बहन जी की होगी तो निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होंगी। और भारतीय जनता पार्टी जो सीधे बहुजनों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, उसके खिलाफ लड़ करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सरकार न बने इसके लिए वो प्रयास करेंगी और मुझे आशा है कि वो ऐसा करेंगी। उन्हें करना चाहिए अगर उन्हें पिछड़ों और दलितों का हित सर्वोपरि उनकी नज़र में होगा तो। और अगर वो नहीं करेंगी तो यह मान लिया जाएगा कि वो दिखावे के लिए तो बहुजन हिताय की बात करती हैं लेकिन अंदर से वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से मैनेज हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो अभियान है इंडिया गठबंधन का उसको नुकसान पहुंचाने के लिए वे लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं और चाहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। विपक्षी नेताओं के यहाँ जो छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो क्रम चलता ही रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास न तो नैतिक मूल्य की चिंता है, न संवैधानिक मूल्य की चिंता है, न लोकतांत्रिक मूल्य की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को सिर्फ सरकार बने इसकी चिंता है। तो जिसे संवैधानिक मूल्य की चिंता नहीं है, नैतिक मूल्य की चिंता नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य की चिंता नहीं है, वो तो किसी भी सीमा तक जाएगा। और ये अब जो भी जनवादी संस्थाएं हैं देश की, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उनको भी ये अपने हिसाब से विपक्षियों के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं और ईडी और सीबीआई लगा करके मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित भी कर रहे हैं, परेशान भी कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ मजबूती से 2024 में चुनाव न लड़ सकें। ये डरा करके, धमका करके, तमाम सारे अस्त्र अपना करके ये कैसे भी ये इनके प्रकार ये सरकार बनाने के लिए प्रयासरत हैं। उसके लिए चाहे
लोकतंत्र की हत्या हो जाए, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब की नारा दिया है कि अब की बार 400 सीट पार। वो तो नारा दे सकते हैं कि अब की बार 500 पार भी हो जाएगा। नारे से तो नहीं सीटें आनी है, जनता वोट देगी तब सीटें आएंगी। और दूसरी तरफ एक चीज़ें यह भी है कि आज जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव मैनेजमेंट का है। वो मैनेजमेंट पैसे के द्वारा और ईवीएम के द्वारा, ये दोनों तरह का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी करती है। तो अगर ईवीएम मैनेजमेंट होगा तो 500 पार दे करके भी वो रिजल्ट ले सकते हैं। देश में एक बड़ा वोटर उन्होंने ऐसा भी तैयार कर दिया है, एक बड़ा तबका ऐसा तैयार कर दिया है जो चुनाव उसके लिए 15 दिन का त्योहार हो गया है। वो अपने सब खाने पीने की इच्छा पूरी करने का साधन बन गया है। तो ये और तो इस सत्ता तरह के पक्ष की समाज तरफ का से निर्माण हमेशा से कहा जाता है, आपके पास जब कोई जवाब नहीं रहता या कोई मुद्दा नहीं रहता तो आप ईवीएम का मुद्दा उठाते हैं। इस तरह के ये समाज का निर्माण कर रहे हैं और देश की सारी पूंजी ये इकट्ठा करके अपने लोगों को दे रहे हैं ताकि उस पूंजी का प्रयोग चुनाव में गरीबों के पैसा बांट करके कर सके। पैसे, इस सरकार ने पैसे को राजनीति में इतना प्रभावी बना दिया है कि एक बड़ा तबका जो रूट लेवल पे है वो पैसे पर वोट दे रहा है। और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि सरकार की ये नीति में है, ये नरेंद्र मोदी जी के ये स्ट्रेटेजी में है कि मुझे इस तरह के समाज का निर्माण करना है। और अगर बार बार विपक्ष ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है तो अगर इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों की चिंता है तो क्यों नहीं ये बैलेट पेपर से चुनाव करा दे रहे हैं और लोगों को बता दे रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी आवाम का विश्वास लोकतंत्र से वो खत्म हो, लोकतंत्र पर लोगों का भरोसा कमजोर हो। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि इसको बचाए। और आज आवाम ये कह रही है कि ईवीएम में फेरबदल या मैनेजमेंट होने की संभावना है, तो उस संभावना को खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप मानते हैं कि ईवीएम को लेकर ये धांधली की जाती है? मैं ये मानता हूं कि अगर सरकार को लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत बनाए रखना है तो ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराए ताकि लोगों का लोकतंत्र पर भरोसा बना रहे। क्या आपके द्वारा इंडिया गठबंधन बनाया गया है, तो क्या लग रहा है मोदी की विजय रथ को आप रोक पाएंगे? मोदी जी का विजय रथ 100% रुकेगा। उनकी इतनी सीटें कम हो रही हैं, वो 400 पार का नारा लगा रहे हैं। वो बिहार में क्या सीट जीत रहे हैं? बिहार में जहां उन्हें उनके पास 39 सीटें थी, 9 सीटें भी नहीं आएंगी। ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जहां वो 100% थे। महाराष्ट्र में वो कुछ नहीं, बड़ी संख्या में उनके सांसद थे। इस बार महाराष्ट्र से भी वो 0 होंगे। ऐसे ही उनकी सैकड़ों सीटें कम हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है क्योंकि उसको ये भरोसा है कि अगर उत्तर प्रदेश में हम अपने को ठीक रख लिए तो शायद केंद्र में हमारी सरकार बन जाए। इसलिए ये सारा ड्रामा उत्तर प्रदेश में हो रहा है और सारा माफियाओं से लेकर के गुंडे माफिया जितने हैं सबको लो, सबका साथ लो और किसी तरह से उत्तर प्रदेश में चुनाव मजबूती से लड़ो। इस रूप में बीजेपी खड़ी हो गई है। वरना बीजेपी नैतिकता की बात करती है और नैतिकता की बात करने वाले पार्टी उस व्यक्ति को कैसे मंत्री बना सकती है जो व्यक्ति कहता हो कि मुख्तार अंसारी हमारे रिश्ते में है, हमारे करीबी है, हमारे बड़े भाई हैं, ब्रजेश सिंह हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं और ये सब लोग हमारे साथ हैं। ऐसे व्यक्ति को कैसे ले सकते? ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आपको नहीं लगता कि देरी हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर क्योंकि चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि सीट शेयरिंग वाले पर इंडिया गठबंधन के लोग गंभीर हैं और बहुत जल्दी इस पर निर्णय ले लेंगे लोग। जी ठीक है संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तो यह हमारे साथ जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान थे। आगे फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।